नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यूरोप के फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के रूप में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बंट गया था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता का कोलन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप, एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में सामाजिक सत्ता का विकास नियंत्रण हो, इस चर्चा पर छिड़ गई। भारत भी राजा राम मोहन राय डेरोजी ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोगों क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर औपनिवेशिक घटनाओं को भी इन विचारों में एक साथ नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग से राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव में धीरे तौर पर चाहते थे कि बदलाव में धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का उन्मूलन पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी तो कुछ उदारवादी। उन्मूलन परिवर्तनवादी संसाधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में शब्दों का क्या मतलब था, राजनीतिक इन धारणाओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें समान थी। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि उन्हें परिवर्तन संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिस समाज में रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति फलस्वरूप समाज 20वीं सदी का स्वरूप तय करने के लिए महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी समाज परिवर्तन के समर्थकों में से एक महत्वपूर्ण उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसे सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। आप चाहते होंगे कि उस समय यूरोप के देश प्रायः किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी थे। वह सरकार के समक्ष व्यक्तिमात्रा के अधिकारों की रक्षा का पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार को नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित थी, कैसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों का प्रभाव से मुक्त और सुरक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों अनुसार शासन कार्य चलाएं। मुक्त सुरक्षित कार्यपालिका शासन चलाए, पर यह समूह लोकतांत्रिक नहीं था। लोग सार्वभौमिक ब्याज मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के बोधक थे। ये दौरान गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब एक शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेल काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक औरतों, आदमी और बच्चों को सभी कारखानों में ला दिया था। काम में घंटों यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूर बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जाने पर बेरोजगारी बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास में साफ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी रेडिकल दोनों ही समस्याओं से खोजने की कोशिश कर रहे थे।
यूरोप में 1815 जिस तरह की सरकारें बनी, छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। इटली, जर्मन, ब्रिटेन, रूस ऐसे लोग क्रांति हो गए और राजा को तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिन्हें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 इटली राष्ट्रवादी जिसपे मिजानी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया के राष्ट्रवादी रचनाओं को पढ़ते रहे थे। यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के समाजवाद का जाना पहचाना विचार था। उसकी शुरुआत उसकी तरफ से बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थी, यानी संपत्ति पर निजी स्वामित्व वाले सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ये सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क है, बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिसके दूसरे को रोजगार मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी को सिर्फ अपने फायदे का ही मतलब रहता है। वह अपने बारे में ही सोचता है, उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। वह के बारे में नहीं सोचता है, उनकी संपत्ति को उदारशील बनाते हैं। इसलिए अक्सर अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। इंग्लैंड और जर्मन के मजदूरों अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संगठन के समय अपने सदस्य को मदद पहुंचाने के लिए इस संगठन में कोष स्थापित किए और कम घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के माध्यम से इन संगठनों के लिए काफ़ी गहरे रिश्ते और संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी का नाम रखकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 में यूरोप में समाजवादी भी कहीं भी सरकार बनाने में कायम नहीं रहे। संसदीय राजनीति में उनकी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस या समीकरण उलट गया। 1917 अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल की स्थितियों पर नज़र डालें। रूसी साम्राज्य 1914 रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को आसपास लड़ने वाले क्षेत्रीय और अलावा आज फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस कुछ हिस्सों पर रूसी साम्राज्य अंग थे। यह साम्राज्य प्रांत महासागर तक फैला हुआ था।
आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। रूस की ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करता था। यूरोप के किसी भी देश आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। आमतौर पर फ्रांस जर्मन खेती आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य किसान अपनी ज़रूरतों के साथ बाजार के लिए पैदावार करते थे। रूसी अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादक कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े कारखानों में मौजूद थे। बहुत सारे कारखानों में 1890 के दशक चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। इन कारकों के चलते सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना, स्टील उत्पादन का 4 गुना, सन 1900 तक इलाकों में कारीगरों के कारखाने मजदूरों की संख्या में लगभग बराबर हो चुकी थी। रूस में समाजवाद। 1914 पहले रूसी में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्कर्स पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी के गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था और मजदूरों को संगठित किया, हड़ताल पर कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ रूसीवादी राष्ट्र समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीन बांटते थे, उन्हें पता चलता है कि स्वाभाविक रूप से ये समाजवादी भावना से लोग थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर ही नहीं बल्कि किसान की क्रांति मुख्य शक्ति बनेंगे, वह क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से समाजवादी देश बन गया। 19वीं सदी के आखिर में रूस ग्रामीण इलाकों को समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, मांग कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। उथल पुथल समय। 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के वित्तीय 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन था। 19वीं उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 में क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक का भी समर्थन मिला। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय संगठन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्की, दूसरे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। इन सभी देशों के विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप से बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध शुरू
रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बदलती रहती थीं। जर्मन विरोध भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना एलेक्सा के जर्मन मूल होने के इसके घटिया सलाहकार खास तौर पर रासपुटिन नामक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। में फरवरी क्रांति सन 1917 सदियों में राजधानी पैगोग्राद हालात बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शहर की बनावट तय की गई हो। मजदूरों के क्वार्टर्स कारखानों नेवा नदी दाएं तट पर थे। बाएं किनारे फैशनेबल इलाके, वेंटर पैलेस, सरकारी इमारतें। जिस तरह से ड्यूमा की बैठकें होती थी इसी तरफा था। फरवरी में मौजूद इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। इस कारण ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी। भीषण कोहरा, बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जरा सा ड्यूमा को भंग करने के लिए जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। फरवरी में क्रांति महिलाएं। फरवरी के बाद अंतिम सरकार सैनिक अधिकारी, भू राजस्व उद्योगपति प्रभावशाली थे। उद्यमी, उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा संगठन बनाने के लिए लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचित तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पूर्वोत्तर सोवियत तर्क पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। 1917 बेल्शिविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, लेकिन नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 में ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सोवियत का सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए, लेकिन यह बयान दिया युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार का तानाशाही थोप देने का आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियत मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर 1917 लेनिन पोर्तुगाली सोवियत बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर दिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात पर खुलासा नहीं किया गया कि योजना के तहत किस दिन लागू किया जाएगा। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बेल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था पूरी तरह से खिलाफ थे। ज़्यादातर लोग उद्योग बैंकों नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों को जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई। शहरों में बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर अपने बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर या जरूरतमंद लोग भी रहने की जगह दी जा सके।
उन्हें अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों के इस्तेमाल से रोक दिया जाने लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गईं। इसके लिए 1918 पर परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। गृह युद्ध। जब बल्शेविक के ज़मीन पर पुनर्वितरण का आदेश दिया गया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वो भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बल्शेविक साम्राज्यवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविकों विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस के साम्राज्यवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इस टुकड़ियों को बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी कर दिया। उन्होंने किसानों को जमीन पर खेती छूट दी थी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए किसानों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या है। शासन के लिए केंद्रीय नियोजित की व्यवस्था की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे यह व्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इस आधार पर उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहले 2 योजनाएं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर की। केंद्रीय नियोजन की आर्थिक विकास की काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ने लगा। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। स्टालिनवाद सामूहिकरण। नियोजन अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हुआ। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणाम की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगी ने अनेकों आलोचना पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाए। देश भर के सारे लोग इसी तरह के आरोप लगाए और 1939 से आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोग तो जेल के श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोग ऐसा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोग यातनाएं दे देकर उसे आशय के बयान लिखवा लिए गए। उन्हें समाजवाद के विरुद्ध साजिश का हिस्सा लिया है, इस आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। रूसी क्रांति और सोवियत संघ वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिस तरह से उन्हें शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप में समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन महंतकाशों ने राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड कम्युनिस्ट पार्टी, ग्रेट ब्रिटेन स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को उसकी रास्ते पर
अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस द पीपल्स ऑफ ईस्ट द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिटन में हिस्सा लिया। अभ्यास